जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच 1 मिनट की लेट हुई है भाई और बहनों, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बात कुछ ज़रूरी है तो आप लोगों से चलती रहेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। आज बात करेंगे मोदी सरकार के, मोदी गवर्नेंस के जो डिस्क्रिप्शंस थे, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी देंगे या 4 करोड़ देंगे, और क्यों नौकरियां नहीं आ रही और गवर्नमेंट जॉब्स की क्या दिक्कतें हैं। भाई और बहनों, आज वो एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के बीच। मैं रेबल सदानंद पति एज यूजुअल। कई बार मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो जाता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम्स हैं, इस वजह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। भाई और बहनों, आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की हालत तो आप सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताना बहुत आवश्यक है कि आज गवर्नमेंट जॉब्स की क्या स्थिति है, क्यों लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके क्या कारण हैं, क्या तथ्य हैं, वो आज आप लोग जानेंगे। आप में से बहुत जानते भी हैं, क्योंकि आप सब जागरूक नागरिक हैं और मैं भी आपकी तरह एक जागरूक नागरिक हूं। भाई और बहनों, हमारे देश के ज़्यादातर युवा प्रयास करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। रेलवेज हैं, एसएससी है, एसएसबी है, आर्म फोर्सेस की जॉब्स हैं। आर्मी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो के बाद में बोलूँगा आपको कि इस गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ किस तरह छला है। लेकिन अभी जो बात करूँगा मैं, वो बहुत आवश्यक बातें जो आप सबको जानना चाहिए, और जब आप लोग जानेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और पता चलेगा। तो नो डाउट बात शुरू करते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। एसएससी, अब देखिए क्या होता है। सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 2018 में। भाई और बहनों, सीजीएल का इम्तिहान होता है 2018 मई के महीने में, ठीक है। जो टीयर 1 होता है, टीयर पार्ट 1, वो होता है 2019 में, मई 2019 में। और जो टीयर 2 है वो है सितंबर 2019 में, सितंबर 2019। और उसके बाद जो टीयर 3 है, एसएससी का टीयर 3, ये होता है दिसंबर 2019 में। लेकिन आज तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, आज तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ये रिजल्ट क्यों डिक्लेयर्ड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता सकती है, केंद्र की सरकार आपको बता सकती है। किसी जमाने में आरटीआई हुआ करती थी, अब मैं ये कहूंगा किसी जमाने में, क्योंकि मैं खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। आरटीआई के जवाब नहीं आते, आरटीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग पूछते रहते हैं, इंतजार करते हैं। अब तो कोरोना के नाम के 1000 बहाने भी हो गए। लेकिन आज बात करूंगा उन छात्रों के बारे में, उन युवकों के बारे में, उन नौजवानों के बारे में जो जीवन भर का ख्वाब देखते हैं, इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, और जब वो इम्तिहान की तैयारी कर लेते हैं, इम्तिहान दे देते हैं, स्टेज बाय स्टेज, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन फिर भी उनकी भर्तियों के जवाब नहीं आते। भाई और बहनों, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, नौजवान बुजुर्ग की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन 10-10 साल तक केसेस रहते हैं सरकार के बनाम इस्तिगासों के। लेकिन उन बच्चों के जॉब्स का क्या। अब देखिए, 3 टीयर कंप्लीट हो जाती है एसएससी की, रिजल्ट नहीं आती है, और अब जब 4था टीयर बाकी है तो एसएससी ने 8 महीने का, भाई एसएससी ने 8 महीने का जो काम किया वो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। अब मैं ये बात बताना चाहूंगा, जब ये लोग जो एसएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, उनको आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, उनका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, मनरेगा के मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, दैनिक मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, सरकारी तंत्र में जो मिनिमम लेबर रेट है, आज कोई फैक्ट्री उनको वो पेमेंट नहीं देती। ऑफिसर आते हैं केंद्र सरकार की, चेक करते हैं, सरकारी अधिकारी चले जाते हैं। मजदूरों का हाल आज भी वही, कल भी वही, और आने वाला भविष्य का तो मुझे पता नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट 2, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बहुत ही अहम मसला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे के अंतर्गत जो रेल की जॉब्स आती हैं, आपको पता है रेल की नौकरियां आती हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं। नौजवान भाई बहनें तमाम तरह के इम्तिहान देते हैं, भर्तियां देती हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर तो छोड़िए, उनके टेस्ट के प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं होते ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि एक नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी एग्जाम का 28 फरवरी 2019। भाई और बहनों, 28 फरवरी 2019 एनटीपीसी एग्जाम का, अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन हमारे रमेश पोखरियाल जी, निशंक जी, वो अभी तक लगे पड़े हैं
कि आज मैं नीट करा दूंगा, आज मैं ये करा दूंगा, आज मैं वो करा दूंगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एनटीपीसी 28 फरवरी 2019 का रिजल्ट जो एग्जाम होना तो वो एग्जाम आज तक क्यों नहीं हुआ? आखिर ये जो नौजवान है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल अपने घर बैठने को विवश हैं, तमाम जगह ये भर्तियां भर रहे हैं, एसएससी भर रहे हैं, एनटीपीसी भर रहे हैं, रेलवे भर रहे हैं। आखिर फायदा क्या भर के? करेंगे क्या भर के? अगर ये करेंगे, इसी तरह भरकर इंतजार करेंगे, 18 साल के बच्चे की शादी हो जाती है 27 साल तक, लेकिन उसकी जॉब की कॉल लेटर नहीं आता है। कॉल लेटर आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। और इसके बारे में हमारे माननीय मोदी जी, आपका शासन सुशासन कहीं भी काम नहीं करता। यहां पे अच्छे दिन नहीं आते हमारे नवयुवकों के, नौजवानों के, जो एग्जाम्स का अभ्यर्थी होते हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग केवल सरकार बदलने में लगे हैं। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और पता नहीं कहां, जहां आपकी इच्छा हो, जहां भी बीजेपी नहीं है, आप यही काम करेंगे। भाई और बहनों, देखिए, एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एग्जाम 24 नवंबर 2019 को हुआ। इसका रिजल्ट आज भी रुका हुआ है। भाई, कोरोना तो मार्च 25 से आपने लॉकडाउन किया है। ये रिजल्ट क्यों नहीं देते बच्चों के? आप इनके रिजल्ट डिक्लेयर वही हो गया कि नदी के रेत में सोना का ढूंढने का अर्थ हो गया है आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब। तमाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एक भी एक्सचेंज कार्यरत नहीं है। कहीं पे कोई जवाब नहीं मिलता। हम जैसे बागी जब आते हैं सड़कों पे इन मुद्दों को उठाने के लिए, तो गाड़ी का नंबर फ्लश कर दिया जाता है। गाड़ी रोक दो भाई। 3 महीने में 19 बार डिटेन कर देते हैं आप लोग हमें। क्यों भाई? हमने क्या जुर्म किया है? देखो, एक छोटी सी बात आज आपको कहता हूं। स्मृति ईरानी जी एक बार के लिए शिक्षा मंत्री बन जाती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री बन जाती है, लेकिन आपका अपना भाई रेबल सदानंद पति, भाई साहब इसे बंद कर लीजिए 1 मिनट। रेबल सदानंद पति गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर, मेरठ यूनिवर्सिटी का सन 2000 के बैच का टॉपर हूं। उसके पश्चात गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। मेरे भाई, अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर्स के साथ यह फैसला करते हैं, अगर आप नौजवानों के साथ यह फैसला करते हैं, आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, मेरे यानी कि आपके संगठन में। हम लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कोई गतिरोधियों में नहीं रहते, लेकिन जो नौजवानों के मुद्दे हैं, आप मुझे देखते होंगे, मेरे कई सेमिनार्स इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वैक के लिए मैंने काम किया, वेस्ट अफ्रीकन एजुकेशन काउंसिल के लिए। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया जब इस गवर्नमेंट पैटर्न को युवाओं के लिए हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। अभी जो एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, एसएससी सीजीएल 2018 मई से इनका रिजल्ट, इनका एग्जाम पेंडिंग है। आप बताएं, 2020 हो गया है, इनके एज क्राइटेरिया खत्म हो जाएगी। क्या फिर आप इनको दोबारा गवर्नमेंट जॉब्स में लेने का मौका देंगे? क्या इनको फिर से गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी? और ये तमाम लाखों के तादाद पे युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने बोला था कि हम लोग दारोगाओं की जॉब्स, स्टेशन ऑफिसर्स की जॉब, सब इंस्पेक्टर्स की जॉब हर साल करेंगे। क्राइम पे हम नंबर 1 है भाई और बहनों, क्राइम पे हम नंबर 1 है। और आप किसी भी चौराहे पे चले जाएं, पुलिस की संख्या अत्यंत ही कम है। आप उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। उसके बावजूद पुलिस की भर्तियां नहीं होती। आप पुलिस की भर्तियां नहीं करेंगे तो अपराध को आप नियंत्रित कैसे करेंगे? ये शोध का विषय है भाई और बहनों। पीसीएसजे, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, कुछ चीजें तो मेरे अंदर ऑलरेडी फिटेड हैं, क्योंकि मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो एग्जाम्स देते हैं। आज आप उनको बोलते कि स्टेट पीसीएसजे को भी आप सेंटर में लेके आ जाएंगे। हर स्टेट के कायदे कानून अलग है, भूमि के नियम अलग है, रेंट टैक्स अलग है। हाउ कैन यू मर्ज ऑल द थिंग्स टुगेदर? आपकी प्लानिंग्स नहीं है। योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर देते हैं। आप एक बात समझिएगा, मैं अभी मुनव्वर राणा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बोला कि अकबर जाहिल थे, पर अकबर के पास नवरत्न तो थे, बीरबल थे, तानसेन थे। ठीक है, अकबर अनएजुकेटेड थे, पर उनके पास नवरत्न थे। मोदी जी, आपके नवरत्न कौन है? आप एक 12th पास को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, एंड दैट लेडी गोज टू डील विद द पीएचडी स्कॉलर्स इन सीबीएसई। व्हाट आर वी पीपल सपोज टू डू? मेरा पर्पस कभी भी वीडियो वायरल करने का नहीं होता। मैं तो आपको वो सूचना देना चाहता हूं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वर्क करें। योर बैड गवर्नेंस शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड गवर्नेंस। दैट इज व्हाट रेबल सदानंद पति बिलीव्स। और मेरे तरह 10 करोड़ रेबल अब तैयार हैं।
मैं कोई राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं, कोई करोड़पति बाप का औलाद नहीं, लेकिन देश विदेश में जहां भी जाता हूं लोग सुनते हैं, सेमिनार्स आयोजन होते हैं आप लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। अभी मैंने बहन सुनीता यादव का मुद्दा उठाया था, गुजरात पुलिस में जिनको निष्कासित किया गया। परसों में मथुरा में उन मजदूरों के साथ था जिनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में नैती अस्पताल में। क्या ये पॉलिटिकल है? आपको समझना होगा कि जॉब्स का मैटर क्या है। चलिए अब एक काम करते हैं, असम के ऊपर बात करते हैं। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन, ये एक यूनिट है जो काचारा नगांव में पेपर मिल है, पीयूसीयू की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैवी इंडस्ट्रीज है। 45 महीने से इनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है। आखिर ये तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? आखिर ये तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? ये बात आप समझिएगा, आपको एक बार सोचना होगा। ये तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, कोई बीटेक करके बैठा है, एमबीए करके बैठा है, आपके देश में जो क्राइम का ग्राफ पड़ रहा है, बड़े बड़े एजुकेटेड बच्चे पकड़े जा रहे हैं क्राइम में, अपने घर से प्रेशर होता है इनको। मैंने अभी कुछ दिन पहले वेस्ट अफ्रीकन एजुकेशन काउंसिल के साथ एक मीटिंग की थी, वहां एक छोटा सा क्लॉज लगा के आया था, द पीपल आर स्पेंडिंग मिलियन ऑफ रुपीज फॉर देयर एजुकेशन and after their education they're not getting a bunch of rupees as a pay scale. What they are supposed to do? क्या कर सकते हैं वो लोग, आप ये सोचिएगा। और कुछ भक्त ये लिखते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या स्मृति ईरानी जैसे को सरकारी पद मिलेगा? आपको ये समझ में नहीं आती क्या? चलिए एक और बात करते हैं। 45 महीने से हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन नगांव वालों को पीएसयू के अंडर है, तनख्वाह नहीं मिलती। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल असम के बारे में। 1600 कैंडिडेट 11 महीने से अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। 19 सितंबर 2020 तक इनकी वैलिडिटी है। दोबारा बोलूंगा, 1600 कैंडिडेट्स ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल असम हैज बीन वेटिंग फॉर 11 मंथ्स फॉर देयर अपॉइंटमेंट लेटर। मोदी जी, व्हाट आर दे सपोज टू डू? आर दे सपोज टू डू सुसाइड? क्या ये आत्महत्या कर लेंगे क्या? 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर में उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, सितंबर 2020 में इनकी वैलिडिटी खत्म होती है। अगर इनकी वैलिडिटी खत्म होती है, इनके जॉब का ग्राफ क्या रह जाता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग। आप ही इनके एग्जाम कराते हैं, आप ही इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, अपॉइंटमेंट देते नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा इन लोगों का? आप बोलते दे हैव बीन सेलेक्टेड, सो व्हेन विल दे गो फॉर द जॉब्स? दैट एन आंसर इज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर गुड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस है तो। अब यूपीएसएससी की बात करते हैं। 2016 में उत्तर प्रदेश में सर सहायक कोषागार लेखाघर की बात थी, इनके जॉब्स की बात थी। अब आप मुझे बताएं, सरकार ने इनके 2 बार इंटरव्यू करवा लिए, 2 बार। उत्तर प्रदेश सरकार में यूपीएसएससी 2016 में 2 बार इंटरव्यू हो गया, इसके बावजूद आप उसका परिणाम नहीं देते। मैं आपको जुडिशरी की बात बताता हूं, हरियाणा की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, वैकेंसी खाली रह जाती है, लाखों बच्चों एग्जाम देते हैं। इसका मतलब जिन कॉलेजेस से ये पढ़ते हैं, क्या वो कॉलेज पढ़ाते नहीं है? और आप नए नए कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके ये डिग्री एक्वायर करते हैं। मोदी जी, आपके शिक्षा मंत्री अभी नीट के एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। मेरे पास देश विदेश के छात्र हैं, मैं पढ़ाता हूं, मेरा प्रोफाइल देखिएगा। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, और बहुत सारे कंपनीज के लोग ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं मेरे पास। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो आपको होश उड़ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे जैसे और मेरे जैसे लाखों लोग एलिजिबल जॉब्स में नहीं आ पाते, और वो लोग जिनके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाती है उनके साथ आप ये करते हैं, तो थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अभी तो मैं और आपको गिनाता हूं एजुकेशन के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, हाइट का क्राइटेरिया, कांस्टेबल में हाइट की क्राइटेरिया, क्या अपराधी का हाइट का क्राइटेरिया होता है क्या? क्या कोई क्रिमिनल की हाइट होती है कि उसे 6 फुट ही होना चाहिए मेरी तरह, तब वो क्रिमिनल बनेगा? जब एक क्रिमिनल का क्राइटेरिया नहीं है तो आप एक पुलिस वाले की क्राइटेरिया 5.9 इंचेस कर देते हैं। क्या 5 फुट के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 6 फुट का आपको पुलिस वाला चाहिए क्या? और चलिए मैं आपके गवर्नमेंट की क्राइटेरिया कर देता हूं, आपका कौन सा पॉलिटिशियन फिजिकली फिट है, उनका वेट कितना होना चाहिए, उनका प्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तमाम गवर्नमेंट जॉब्स आज हाशिए में है। मोदी जी, आपने अभी अभी एक एजुकेशन की पॉलिसी अपनाई, चूंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूं, मैं शिक्षा की बात करता हूं। आपने बीएड को 4 साल का बना दिया। मोदी जी, जो लोग बीएड और एमएड करके बैठे उन्हें गवर्नमेंट जॉब से छोड़िए, प्राइवेट स्कूल वाले 10,000 पे साइन कराते हैं,
40,000 पे साइन कराते हैं और 15,000 की तनख्वाह दे देते हैं। आपने कोई इंक्वायरी नहीं किया। आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए, बड़े बड़े स्कूल देखिए, हर साल इनके टीचर्स बदल जाते हैं ताकि इनको परमानेंट ना करना पड़े। आपकी गवर्नेंस इसके ऊपर गौर ही नहीं करती। लेकिन सड़क पे अगर कोई बगैर मास्क पहन के चला जाए, आप तुरंत चालान कर देते हैं। गाड़ी पे मोबाइल पे बात कर लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 का चालान जाहिर कर दिया। मोदी जी, हम लोगों ने आपको सेलेक्ट किया था क्योंकि आप हमारे बीच में से थे। मैं हमेशा आपको माननीय बोलता हूं, मैं अभद्र आचरण नहीं करता, ये मेरे संस्कार नहीं। और मैं उन लोगों के साथ नहीं जो बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को गाली दे। गाली देना हमारा काम नहीं है। हम तो आपको सुधारेंगे। हम रेबल्स हैं, बागी हैं, हम आपको सुधारेंगे, आपके सरकारी तंत्र को सुधारेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से नहीं। आपकी आंखें खोलेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी नीतियां कितनी विध्वंसकारी हैं। एक तरह से अत्याचार है हम सबके प्रति। आए दिन कोई नए कानून बना देते हैं, ट्रैफिक में लाखों रुपए की इंक्रीमेंट कर देते हैं, टोल टैक्स घटाते नहीं है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आज बाजार में कहीं भी चले जाए 10 रुपए के नीचे एक कप चाय नहीं मिलती, माननीय मोदी जी। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन में चाय 1 रुपए, सूप 5.5 रुपए, दाल 1.5 रुपए, चपाती यानी कि रोटी 1 रुपए, चिकन 24.5 रुपए, डोसा 4 रुपए, बिरयानी 8 रुपए, मच्छी 13 रुपए। ये सब चीजें केवल गरीब के लिए हैं, लेकिन मिलती है इंडियन पार्लियामेंट में। व्हाट अ सरप्राइज सर, व्हाट अ ब्रिलियंट सरप्राइज एंड व्हाट अ गुड ज्यूरिसडिक्शन। कितने अच्छे दिन है आपके सर। केवल 2 मिनट लूंगा भाई साहब, केवल 2 मिनट प्लीज। धन्यवाद आपका। मैं आपके साथ में रहता हूं 2 मकान छोड़ के जी। ये जो आपको मैंने बताया, दोबारा सुनिए। चाय 1 रुपए, सूप 5.5 रुपए, खाना 2 रुपए, दाल 1.5 रुपए, चपाती 1 रुपया, चिकन 24.5 रुपए, डोसा 4 रुपए, बिरयानी 8 रुपए, मच्छी 13 रुपए। ये सब गरीब के लिए है। और ये तमाम गरीब इंडियन पार्लियामेंट में जाते हैं कैंटीन में, जिनकी 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह है और इनकम टैक्स 1 रुपए का नहीं देते हैं। व्हाट अ ज्यूरिसडिक्शन मोदी जी। कितनी बढ़िया अच्छे दिन आपने हमें दिए हैं। आपने उनकी सैलरी हाइक कर दी, पेंशन बढ़ा दिया। एक पार्षद अगर एमएलए बनता है तो 2 पेंशन, अगर वो एमपी बन जाता है तो 3 पेंशन। और 40 साल नौकरी करने वाला पुलिस का व्यक्ति, आपके मिलिट्री के आदमी, पैरामिलिट्री फोर्स का व्यक्ति, आंगनवाड़ी के व्यक्ति, उनको पेंशन नहीं। इनके सच्चा, इसका मतलब देशभक्ति ये लोग नहीं करते। आप जैसे लोग कुर्ता पजामा पहन के पार्लियामेंट में जाके सच्चे देशभक्त कहलाते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद के शिष्य हैं। बहुत दुख होता है मुझे मोदी जी। सौभाग्य से मेरे पिता का नाम भी श्री विवेकानंद है और मेरे दोनों भाई रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैं खुद सेंट मेरीज का हूं और मैं जानता हूं सादगी क्या होती है। मैं जानता हूं लोगों के लिए बोलना क्या होता है, लोगों के विचारों के लिए लड़ना क्या होता है। मेरे दादा बागी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। आज भी एक घर नहीं बना पाए थे। पुराना सा घर है मेरे गांव में, आपकी जानकारी के लिए। और आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके गृह मंत्री, उनका बेटा बीसीसीआई का बन जाता है। कितनी प्रॉपर्टी है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अच्छे बने रहते हैं, अच्छे दिन लेके आते हैं। आपने देखा होगा मन की बात, 1.5 लाख डिसलाइक थे आपके 1 घंटे के अंदर, 1.5 लाख। भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि कृपया करके कोई भी मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और कोई भी आला अधिकारी को गाली गलौज ना करें। ये हमारे सभ्यता संस्कार नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं अपनी बात रखूंगा, दमदार रखूंगा, समाधान करके दिखाता हूं। जिस अस्पताल में गया था वहां उनकी फीस भी माफ करा रहा हूं। 15 लोग मारे गए थे परसों मथुरा नैती अस्पताल में। नीरा राडिया जी बहुत बड़े समाज सेवी है, निजी तौर पे संगठन से बात हो रही है, उनका मेडिकल बिल घटा रहा हूं। गरिमा चौधरी के इंसाफ के लिए पुलिस वाले सुन रहे हैं। अगर आप अच्छे मन से कोई कार्य करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और मैं भारतीय हूं, भारतीयता की बात करता हूं। ब्राह्मण बाद में हूं, हिंदू बाद में हूं। हिंदू मुसलमान की मैं जिक्र नहीं करता। इस वक्त रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी एग्जाम, एसएससी के उन तमाम बच्चों के लिए, यूपीएससी के उन तमाम बच्चों के लिए, नीट के उन अभ्यर्थियों के लिए, मेरे छोटे अनुज और मेरी बहनों के लिए मैं यह आगाज करता हूं। और आगाज करता हूं कि आप ये बात को रियलाइज करें कि सरकार के जो कान आज बंद हो रहे हैं उस कान को दोबारा खुलवाएंगे, उनके दरवाजे खिड़की ओपन करेंगे, उनको सुधारेंगे। और एक बात और, अब सड़कों पे आने का वक्त है। अगर आप घर पे बढ़े रहेंगे और घर के अंदर बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। ना कुछ इंसाफ होगा,
ना आपको फैसले मिलेंगे, आपको आना होगा सड़कों में। अगर ये जेल में डालेंगे, जेल के दरवाजे खुले होने दीजिए, इनके जेल कम पड़ जाएंगे, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे भी जेल में 2 करोड़ लोग नहीं भर सकते, मेरे तो संगठन में 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं भाई और बहनों। जी जी 2 मिनट और रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, आप कर लो जी, तो फिर क्यों बात कर रहे, बात कर लेने दीजिए, है ना मेरे भाई। कितना टाइम लगेगा? जी भाई और बहनों, इसी के साथ हमारे मजदूर भाई हैं जो पूछ रहे हैं, उनका काम रुका हुआ है मेरी वजह से, लेकिन बात मैं उन्हीं की करता हूं, और वो भी देखिए इस कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं, कितनी उनको भी प्रेशराइजेशन रहता होगा। तमाम एसएससी के एग्जाम्स, सीजीएल के एग्जाम, टीयर्स के एग्जाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम और पब्लिक सेक्टर जुडिशरी के एग्जाम्स, इनके जो सीटें खाली रहती हैं, सवाल है कि इनको पूछा जाए, ये जवाब जिन कॉलेजों से पढ़ के आते हैं इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप जिन मेडिकल कॉलेजेस में 50 लाख 1 करोड़ रुपए देके एमबीबीएस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं फुलफिल कर पाते। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चुपचाप बैठा हुआ है, डोनेशन चालू है। और किन लोगों के कॉलेजेस हैं जो बड़े बड़े पद पे मंत्री बने हुए हैं, उसका पर्दाफाश भी आपको अगले हफ्ते होने वाला है। भाई और बहनों, एकजुट हो जाइए। अभी डॉक्टर काफिल खान निकले हैं, अखिल गोगोई की बारी है। तमाम तौर पे आइए, अपने अपने कमेंट्स इस वीडियो में डालिए, शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर पुनः शेयर करता हूं, 8800092747। आप इस नंबर पे अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। मैं पहले माफी चाहूंगा, सबका फोन में नहीं उठा पाता, लेकिन आप देखते होंगे मैं रोज सड़क पे ही होता हूं, मुद्दे उठाता हूं, कंसर्न अधिकारियों तक जाता हूं, अस्पताल में जाता हूं, कोर्ट में भी जाता हूं। मैं रुका नहीं हूं आज तक, और ना मैं रुकूंगा। बागी बगावत करेंगे, करोड़ों बागी तैयार है बगावत के लिए। ये वक्त है उन अभ्यर्थियों के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवेज के लिए, एसएससी के लिए। और भाई और बहनों, एक बात बताना चाहूंगा, 15 सितंबर से नॉर्दर्न रेलवेज का यूनियन एक प्रदर्शन करने जा रहा है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए प्रयागराज में। उस पूरे मुहिम में मैं अपना आगाज करूंगा, मेरी संगठन की पूरी ताकत झोंक दूंगा। मैं रेलवे यूनियन के साथ हूं। रेबल सदानंद पति आप सबका धन्यवाद देता है। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।